हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के बारे में कुछ जानकारियाँ। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। इफ अल्फा हेलो एस्टर, usually alpha bromo esters, are treated with carbonyl compounds such as aldehydes or ketones in the presence of zinc in an inert solvent like ether, benzene, then beta hydroxyesters are obtained as products and this reaction is called as Reformatsky reaction। यानी जब अल्फा हेलो एस्टर आमतौर पर अल्फा ब्रोमो एस्टर को कार्बोनाइल यौगिक जैसे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जिंक की उपस्थिति में और किसी इनर्ट यानी निष्क्रिय विलायक जैसे ईथर बेंजीन की उपस्थिति में अभिकृत करवाया जाता है। यानी अल्फा हेलो एस्टर का एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जिंक की उपस्थिति में निष्क्रिय विलायक में जब अभिकृत किया जाता है तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त होते हैं प्रोडक्ट के रूप में और इस अभिक्रिया को रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। द बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, द बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर में बी डिहाइड्रेटेड बाय डिस्टिलेशन विद अ ट्रेस ऑफ आयोडीन और बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। सो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर को आयोडीन की उपस्थिति में डिहाइड्रेट किया जाता है आसवन के द्वारा और या फिर उसका एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाता है और अल्टीमेटली जब हम निर्जलीकरण करते हैं एसिड एस्टर के हाइड्रोलिसिस के बाद तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। देखिए ये है कार्बोनाइल कंपाउंड और ये एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। ये है अल्फा ब्रोमो एस्टर। अल्फा इसलिए क्योंकि एस्टर के साथ जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन हुआ और उस पर ब्रोमो ग्रुप है तो अल्फा ब्रोमो एस्टर। जिंक और एक निष्क्रिय विलायक के इनर्ट सॉल्वेंट की उपस्थिति में इस रिएक्शन को कराया गया। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया जा सकता है, एसिड के द्वारा हाइड्रोलिसिस किया गया तो एस्टर से हमें एसिड प्राप्त हुआ। ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड उत्पाद के रूप में अब प्राप्त होता है और उसको अगर हम डिहाइड्रेट करें यानी निर्जलीकरण करें OH और H यहाँ से हटाएं एक जगह से OH और इस निकटवर्ती कार्बन से H अगर यहाँ से रिमूव हो जाता है -H2O निर्जलीकरण हुआ -H2O तो निर्जलीकरण हुआ ये OH और यहाँ से एक H निकल जाने के बाद इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। इस प्रकार से तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और ये एसिडिक फंक्शन इस एस्टर के हाइड्रोलिसिस के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को कहा जाता है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। आइए देखते हैं कि जिंक को रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्यों यूज़ किया जाता है और मैकेनिज्म पढ़ने से पहले देखते हैं रीजंस ऑफ यूजिंग जिंक। जिंक को इस रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्यों यूज़ किया जाता है इसके कारण। जिंक इज़ यूज्ड इन प्रेफरेंस टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के स्थान पर मैग्नीशियम के बजाय जिंक को इसलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव एंड मे रिएक्ट विद एस्टर ग्रुप। तो हम एस्टर से रिएक्ट करवाना चाहते हैं तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो वह एस्टर के साथ रिएक्ट करके आगे अनिच्छित जो अनवांटेड प्रोडक्ट है वो दे सकती है। तो इसलिए जिंक जो है जो कि उससे कम मैग्नीशियम से रिएक्टिव है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो है पहला कारण। दूसरा कारण देखिए ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट फॉर्म्स इनोलेट इजीली। जो ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट है ये ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट बना और उससे इनोलेट बना और ये जो इनोलेट है वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ आसानी से कंडेंस या रिएक्ट हो जाता है और उत्पाद उससे आसानी से प्राप्त होते हैं। तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से जिंक को रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं पहला स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट बाय ट्रीटिंग अल्फा हेलो एस्टर विद जिंक डस्ट।
तो अल्फा हेलो एस्टर को जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवा जाता है। ऑर्गेनो जिंक उत्पाद हमें प्राप्त होता है, जिससे हमें जिंक का इनोलेट आसानी से प्राप्त होता है। देखिए, ये है एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। और इस अल्फा कार्बन पर हेलोजन, जो कि आमतौर पर ये जो हेलोजन है वो ब्रोमो ग्रुप होता है। तो अल्फा हेलो एस्टर ये है, उसके साथ जिंक का रिएक्शन हुआ। ये आप देख सकते हैं कि जिंक ने इस सी एच कार्बन के साथ रिएक्शन किया और इस सी एक्स बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जिंक के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ये एक्स और यानी हेलोजन और जिंक के बीच में बॉन्ड बनता है। तो ये देखिए, जिंक और हेलोजन के बीच में बॉन्ड बना, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना। इसके अलावा जो ये जिंक है, इधर कार्बन जो सी एच है उसके साथ वो बॉन्ड बनाता है। तो ये देखिए, जिंक सी एच कार्बन के साथ उसने बॉन्ड बनाया। तो ये दो नए बॉन्ड बने हैं और ये पुराना बॉन्ड टूटा है। तो इस तरह से दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखिए, एक मॉलिक्यूल ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का ये और दूसरा ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का ये, दोनों मॉलिक्यूल आसपास में इस तरह से आसपास में ओरिएंट होते हैं, दिशा निर्देशित होते हैं। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है उसने जिंक के साथ बॉन्ड बनाया। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो कार्बन कार्बन और जिंक का जो बॉन्ड है वो टूट रहा है। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो है, ये जो जिंक है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और इस जिंक के साथ एक्स यानी हैलोजन जुड़ा हुआ है। ये देखिए, जिंक के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है और ये जिंक ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। ये देखिए, जिंक ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया और जिस ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है जिंक ने, वह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो ये देखिए, ये जिस ऑक्सीजन से जिंक ने बॉन्ड बनाया, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है। और आप देखिए, वो आर प्राइम जो है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जिंक इस ऑक्सीजन के साथ और ये जिंक इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और साथ ही ये बॉन्ड टूट रहा है और उसी तरह से इधर से ये बॉन्ड टूट रहा है। तो दो इस प्रकार के दो मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर हैं, ये दो मॉलिक यहाँ पर अगर दो मॉलिक्यूल हों जिंक के और अल्फा हेलो एस्टर के, तो इस तरह से दो इससे ये दोनों मॉलिक्यूल्स बनेंगे और इन दो मॉलिक्यूल्स के आपस के बॉन्ड एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के द्वारा या इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के द्वारा, ये देखिए, ये बॉन्ड टूट रहा है। उसी तरह से ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिंक के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो OZNX बन रहा है। तो इससे भी हमको दो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स इनोलेट जो जिंक के हैं वो प्राप्त होंगे। तो पहले स्टेप के आखिर में जिंक ने अल्फा हेलो एस्टर के साथ रिएक्शन किया। इस प्रकार के दो मॉलिक्यूल्स, इनके दो के आपस में रिएक्ट करने से ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड मिला, जिससे ये इनोलेट प्राप्त होता है। इसके भी दो मॉलिक्यूल्स इनके से हमें प्राप्त होते हैं और ये हैं बॉन्ड के मूवमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट। तो आइए देखते हैं कि सेकंड स्टेप में क्या होता है। सेकंड स्टेप में जो है, the carbonyl oxygen of aldehyde or ketone forms a six-membered chair TS with organozinc reagent। तो ये इस सेकेंड स्टेप में कार्बोनाइल जो ऑक्सीजन है वो एल्डिहाइड का या कीटोन का, यहाँ पर ये जो आर प्राइम और R ट्रिपल प्राइम है, इनमें से कोई भी एक जो है वो हाइड्रोजन अगर है तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा और दोनों ही ये ग्रुप जो है वो अगर एल्काइल ग्रुप्स हों तो ये कीटोन होगा। तो एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनाइल जो कार्बन है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, उसके साथ कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ जिंक जो है रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है और ये दोनों जो इनोलेट हैं जिंक का और एल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनाइल कंपाउंड है, वो आपस में रिएक्ट करके एक 6 सदस्यीय साइक्लिक चक्रीय कुर्सी संरूपण चेयर कॉन्फॉर्मेशन का चक्रीय
साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था को का निर्माण करते हैं। तो किस प्रकार से ये साइक्लिक टीएस बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, उसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 ये नंबरिंग दिए हैं और इनको 5 और 6 नंबर दिया है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड, ये फर्स्ट स्टेप के आखिर में बना हुआ ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट। अब आप देखिए ये इनोलेट है। इनोलेट क्यों है? क्योंकि ये इन और यहाँ पर अगर ओ एच होता तो इनॉल होता। ये ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता तो इनॉल होता, और इनॉल के स्थान पर ये एच अगर होता तो इनॉल होता। इनॉल के स्थान पर यहाँ पर ये हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जिंक और हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये जिंक का इनोलेट मान लेते हैं आप, और साथ में ये ऑर्गेनिक कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन हुआ। लेकिन ये जो नंबरिंग दिया हुआ है 1 से लेके 6 तक, ये IUPAC नंबरिंग के हिसाब से ये अनुसार ये नंबरिंग नहीं है। ये जो नंबरिंग है ये इस बात को समझने के लिए है कि ये चेयर जो कॉन्फॉर्मेशन होगा उसमें इन एटम्स की पोजीशन कौन कौन सी है। देखिए ये 1 यानी ये जिंक से शुरू हुआ, उसके साथ ये ऑक्सीजन ये रहा, और उसके बाद थर्ड पे है कार्बन, वो इधर से यहाँ पर है। ये फोर्थ, ये रहा 4, और ये 5 कार्बोनाइल कार्बन, तो ये रहा कार्बोनाइल कार्बन, और ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन, ये रहा कार्बोनाइल ऑक्सीजन। इस तरह से ये 6 जो एटम्स हैं आपस में इस तरह से जुड़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन, कार्बोनाइल ऑक्सीजन और जिंक के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यानी पहले और छठे जो एटम्स हैं उनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड बन रहा है तो वो टूटे हुए या डैश वाले लाइन से दिखाया गया है। राइट का निशान यहाँ पर इसलिए लग रहा है कि बॉन्ड बन रहा है। उसी तरह से देखिए कि आप ऑक्सीजन और जिंक जो है उसका बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, यानी 1 और 2 ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, इसलिए उसको अधूरा या डैश से दिखाया गया है, और उसके ऊपर क्रॉस इसलिए लगाया गया है कि बॉन्ड टूट रहा है। जब आप नोट्स बनाएं x इज इक्वल टू या क्रॉस इज इक्वल टू लिखेंगे आप बॉन्ड ब्रेकिंग, ये चीज़ जो है इसके नीचे लिखेंगे, और जहाँ राइट लिखा हुआ है उसके लिए लिखेंगे बॉन्ड मेकिंग। तो इस तरह से आप लिखें तो आपका आंसर ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड C, 3 और 4 के बीच में जो डबल बॉन्ड था उसमें से जो एक बॉन्ड है वो टूट रहा है, तो इसलिए उसके आगे क्रॉस लगाया हुआ है। नेक्स्ट बॉन्ड जो है ये चौथा जो एटम और पांचवा जो कार्बोनाइल उसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो चौथे और पांचवे के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, तो ये करेक्ट या राइट के निशान से दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आप एक और चीज़ नोट कीजिए कि ये 6 सदस्यीय कुर्सी संरूपण यानी 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, और ऑल्टरनेट बॉन्ड जो ये टूट रहे हैं फिर बन रहा है, नेक्स्ट टूट रहा है फिर बन रहा है, टूट रहा है और बन रहा है। तो ऑल्टरनेट बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग है। किसी एक को आप याद रख लें तो उसके जो नेक्स्ट होगा वो क्रॉस होगा, और क्रॉस के नेक्स्ट में ये राइट होगा। इस तरह से आप इस चीज़ को साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ देखिए, जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस डबल बॉन्ड का के पाई इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, और ये जो ऑक्सीजन और जिंक के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप सारे ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं, तो जिंक पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, जो कि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को देकर इस कमी को पूरा करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और जिंक के बीच में ये जो बॉन्ड है वो बनना शुरू हुआ है। तो ये जो बॉन्ड्स का मूवमेंट है वो ये दिखा रहा है कि ये डबल बॉन्ड टूटने को है, और ये डबल बॉन्ड टूटने को है, यहाँ डबल एक सिंगल बॉन्ड बनने को है, ये बॉन्ड टूटने को है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनने को है। इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये जो C और O के बीच में 2 और 3 एटम के बीच में एक नया बॉन्ड बन रहा है। एक बॉन्ड पहले से था, ये देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, एक और बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि बॉन्ड्स का बनना और टूटना इस रिंग के अंदर हो रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है।
देखिए ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेप 2 से लिया गया है। तो यहाँ देखिए जिंक फॉर्म्स अ बॉन्ड विद कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम। कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम के साथ जिंक ने बॉन्ड बनाया, ये हमने देखा। तो जहाँ जहाँ ये क्रॉस है वो बॉन्ड हमने अब तोड़ दिए। तो ये देखिए जो ये था जिंक और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, ये बॉन्ड बना। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनने को था, ये रहा डबल बॉन्ड, ये बना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये आर, इसके और इस कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो अब सिंगल बॉन्ड के रूप में चेंज हो गया है। यहाँ पर जो आर प्राइम और सी डबल बॉन्ड ओ जो यहाँ पर था, यहाँ देख सकते हैं कि ये अब सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया है। तो इस तरह से ये जो भी बॉन्ड टूटे हैं, जो भी बॉन्ड बने हैं वो नए बन रहे हैं। दिस इज़ ये है। और यहाँ जो ये क्रॉस हुआ है डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, वो ये है। इसको आप ट्रेस कर सकते हैं। और इसी तरह से इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये रहा आर प्राइम, यहाँ पर ये सी एच है, ये देखिए सी एच, उनके बीच में उनके बीच में एक बॉन्ड बना है जो कि ये बॉन्ड है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आर प्राइम के साथ जो कार्बन था, यहाँ डबल बॉन्ड पहले था, अब वो सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया है। तो और आप देख सकते हैं कि ओ आर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अब सी डबल बॉन्ड ओ उस पर बना हुआ है। देखिए ये ओ आर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पर सी डबल बॉन्ड ओ आ गया है। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को ट्रेस कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जिंक ने कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। ये स्टेप 3 में ये नतीजा होता है। आइए देखते हैं स्टेप 4 में क्या होता है। स्टेप स्टेप 4 में जो है, जो ये जिंक के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बना, अब आप देखिए वो एसिड कैटेलाइज्ड स्टेप होता है, रिमूवल ऑफ जिंक सॉल्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर इस स्टेप में बनता है, एसिड के द्वारा उत्प्रेरित होता है। ये देखिए जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एसिड ने उसके साथ रिएक्ट किया तो एसिड जो है H प्लस जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यून है, इसलिए उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। तो ऑक्सीजन के ऊपर हो गए 3 बॉन्ड और प्लस चार्ज आ जाता है। और आप देख सकते हैं जो एसिड का जो एनायन है X माइनस, वो उसने यहाँ जिंक के साथ बॉन्ड बनाया। तो और जिंक और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बजाय ये जो जिंक और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये ओ एच में चेंज हो गया। कुल मिला के ये जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। और ये बॉन्ड टूटता है और और जिंक एक्स और ये एक्स यानी ZnX2 का निर्माण होता है। ये इस प्रकार से ये बॉन्ड टूटता है क्योंकि हैलोजन ने जिंक के साथ बॉन्ड बनाया और जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए। तो ये जो जिंक ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर आए। तो ये इसको एरो को आप इस प्रकार से बनाइएगा, यहाँ नहीं लाकर उसको ऑक्सीजन पे एंड कीजिएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये OH ग्रुप यहाँ पर बना। और ये सी के साथ R डबल प्राइम और R ट्रिपल प्राइम ये रहे और रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ लाइक दिस। अब आप देखिए ध्यान से, तो ये अगर एस्टर ग्रुप है उसके साथ ये पहला कार्बन है अल्फा कार्बन, ये दूसरा कार्बन है बीटा कार्बन, तो ये हुआ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो ये उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर हमें इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये एस्टर ग्रुप जो है COOH में परिवर्तित हो जाता है। और अगर फिर हम इसकी जगह पे जो है COOH ग्रुप हो जाएगा इसकी जगह पर, और अगर उसका डिहाइड्रेशन करें तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड उत्पाद के रूप में बनेगा, जो कि हमने शुरू के स्लाइड में देखा था।
तो ये बेस प्रोडक्ट है जिसका हाइड्रोलिसिस किया जा सकता है और उसका डिहाइड्रेशन किया जा सकता है, जिससे आगे जो प्रोडक्ट हमने इससे पहले देखे थे पहले की स्लाइड्स में, वो प्राप्त हो सकते हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ वेरिएशन यानी कुछ अगर हमने इसमें फेरबदल किया तो उत्पाद किस प्रकार से प्राप्त होंगे। प्रॉपरजल ब्रोमाइड जो है एंड अल्फा हेलो एमाइड, ये है अल्फा हेलो एमाइड। ये देखिए, ये एमाइड है, उसका पहला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पर हेलोजन है। तो अल्फा हेलो एमाइड या प्रॉपरजल ब्रोमाइड के साथ अगर हमने एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करवाया तो उससे भी हमें अल्फा रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के द्वारा हमें इस प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जो कि आमतौर पे जो अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो उत्पाद प्राप्त होता है उससे ये उत्पाद थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर हेलो कंपाउंड है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ये भी वेरिएशन है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन का। अ सीरियस ड्रॉबैक ऑफ रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ बीटा कीटो एस्टर एज ए साइड प्रोडक्ट बाय सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ अल्फा ब्रोमो एस्टर। तो अल्फा ब्रोमो एस्टर आपस में अगर कंडेंस हो जाते हैं तो बीटा कीटो एस्टर उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये जो साइड प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन की एक कमी, मतलब सीरियस कमी के रूप में इसको माना जाता है। एडवांटेजेस ऑफ रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं। दिस रिएक्शन कैन बी एग्जिबिटेड बाय स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन्स, जो त्रिविम बाधित कीटोन है उसके द्वारा भी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन प्रदर्शित किया जाता है। आमतौर पे जब त्रिविम बाधित या स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन्स यानी ऐसे कीटोन जिन पर जो कार्बोनाइल ग्रुप के आसपास के ग्रुप बड़े हों, वो कई बार जो रिएक्शंस दिखाने में वो आसानी से वो रिएक्शंस नहीं प्रदर्शित करते त्रिविम बाधा के कारण, जबकि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में ये बात नहीं होती। वेरियस important compounds may be synthesized by the बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्रोडक्ट। तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर से हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी प्राप्त होते हैं या दूसरे अन्य प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं। ये देखिए अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर है, ये भी अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर है, और इसके जो सबस्ट्रेट अलग अलग होने पर हमें अलग तरह के कंपाउंड्स हम सिंथेसाइज या संश्लेषित कर सकते हैं। इट इज़ अ कन्वीनियंट रिएक्शन इन कंपैरिजन टू द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विद लिथियम इनोलेट ऑफ एन एस्टर। तो ये एक इजी रिएक्शन है उसकी तुलना में, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन का लिथियम के इनोलेट के साथ अगर अभिकृत किया जाता है उसकी तुलना में ये रिएक्शन जिंक के साथ जो है वो आसान रिएक्शन है। मुझे उम्मीद है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करते हुए देखिए और पॉज करते हुए नोट्स बनाइए। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।